वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। बीच में काफ़ी गैप हो गया और वो क्यों हुआ ये मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आई एम श्योर यू गाइज आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो आज की खबरों के साथ चालू करते हैं और एक्चुअली बीच में कुछ खबरें छूट गई थी इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करिए क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है और मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 4 गालियाँ दीजिएगा और अनसब्सक्राइब करके निकल लीजिएगा। आप सभी को पता है कि UFC 314 में माइकल चैंडलर और पैटी पिमलेट की फाइट होने वाली है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्चुअली माइकल चैंडलर इस फाइट में अंडरडॉग बताया जा रहा है, यानी कि लोगों को लगता है कि पैटी पिमलेट के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। मेरे हिसाब से यस, मैं ये मान सकता हूँ कि पैटी पिमलेट के जीतने के चांसेस हैं। कम ज़्यादा पे मैं अभी बात नहीं करता, जब एनालिसिस करेंगे तब बात करेंगे। पर मेरा मानना है कि माइकल चैंडलर के भी जीतने के चांसेस हैं और जब फाइट में दोनों के जीतने के चांसेस होते हैं ना, दैट मेक्स दैट फाइट वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरेस्टिंग फाइट तो है, बट पैटी पिमलेट को हम हमेशा से हाथ पैर चलाने वाला कम जानते हैं, मुँह चलाने वाला ज़्यादा जानते हैं। पर माइकल चैंडलर भी जब से UFC में आया तो हाथ पैर की जगह मुँह ज़्यादा चला रहा है। बीच में तो ऐसा हुआ कि 2 साल कॉर्नर का वेट करते हुए उसने सिर्फ मुँह चलाया। तो इसी मुंह को चलाते हुए माइकल चैंडलर का कहना है कि वो जैसे ही पैटी पिमलेट को हराएगा वो कॉनर मैकग्रेगर को एक बार फिर से कॉल आउट करेगा। तो मैं माइकल चैंडलर और उसके चाहने वालों से कहना चाहूँगा कि भाई अब रहने दो यार प्लीज़। हमने कभी इस फाइट की मांग नहीं की थी, फिर भी तुम लोग फाइट करने वाले थे, ठीक है, हमने 2 साल वेट किया। फिर अंगूठे की छोटी सी चोट की वजह से ये फाइट चलेगी, हमको टेंशन नहीं है। ये ऐसी फाइट नहीं है जिसको हम बरसों से देखने के लिए बेकरार हैं और तुम्हारे कॉल आउट पर हम खुश होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने 2 साल इस आदमी के वेट में बर्बाद किए हैं, तो क्यों नहीं ये फाइट आखिर हो ही जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने 2 साल बर्बाद किए हैं, कॉर्नर के वेट में आप कुछ और साल बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि अगली खबर में आपको पता चलेगा कैसे। अगली खबर कॉर्नर मैकग्रेगर को लेकर है। देखिए, आपको समझना होगा, अगर आप इस चैनल को पहले से देख रहे हैं ना, मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि आपको समझना होगा कि एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्समैन, ये एक फाइटर, ये अपने डोमेन के महारथी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे तुम दूसरे डोमेन के नॉलेज की भी उम्मीद करो। स्पेशली फाइटर जो होते हैं ना, मैं आपको जनरलाइजेशन करके नहीं बता रहा हूँ, बट 90% फाइटर जो होते हैं ना वो इग्नोरेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गंदे इंसान होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो चूतिया होते हैं, बाय द वे होते हैं कई, बट फिर भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सब जो चूतिया होते हैं, बट 90% इग्नोरेंट होते हैं, यानी कि उनको देश और दुनिया का ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। तो ये बात को आप दिमाग में रखिए। आप खबर सुनिए। कॉनर का कहना है कि शायद वो आगे फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको एक्चुअली वो जो कह रहा है ना, वो दुनिया भर की बकचोदी है, बट वो कह यही रहा है कि शायद वो फाइट ना कर पाए क्योंकि अब उसका ध्यान पॉलिटिक्स में है। वो प्रेसिडेंट बनना चाहता है आयरलैंड का। दोस्त, मैंने जो है ना कॉनर मैकग्रेगर का बयान सुना, जो वो कह रहा था ना बकचोदी व्हाइट हाउस में, वो इग्नोरेंट पीस ऑफ शिट की बकचोदी थी। कॉनर मैकग्रेगर प्रेसिडेंट छोड़ो, मेयर का चुनाव नहीं लड़ सकता, और लड़ने की बात छोड़ो, जीत नहीं सकता। आप चाहो तो मैं कहीं लिख के दे दूंगा आपको। तो आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई ऐसा है कि मार्विन हैगलर ने आज से लगभग 40 साल पहले कहा था कि जब तुम मखमल के चद्दर में सोते हो ना, तो सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस में जाने का मन नहीं करता है। यानी कि एक बार जब तुम्हारे पास पैसा आ जाता है ना, तो वापस से वो मेहनत करने का मन नहीं करता। कॉनर के साथ ऐसा ही है। और आज से अगर कहें 2024 के मिड तक स्टिल कॉनर मैकग्रेगर वो जो था बहुत बड़ा स्टार था, पर अब नहीं है दोस्त, अब सीरियसली नहीं है। और हाँ, अगर वो प्रेसिडेंट बन के अपनी गलतफहमी दूर करना चाहता है तो वो चुनाव से लड़ना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि विराट कोहली के बारे में मेरा मानना है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर सीन। और वो कब से मैं पिछले 1.5 साल से देखना चालू किया हूँ। उसकी ज़िंदगी का पीक तो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किए थे जिस दिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट छोड़ेगा उस दिन मैं क्रिकेट देखना छोड़ दूंगा। तो जिस दिन सचिन ने क्रिकेट छोड़ा मैंने देखना छोड़ दिया, पर जब 7-8 साल बाद जब वापस से देखा तो नज़र आया कि विराट कोहली एक शानदार क्रिकेटर है। पर याद है आपको डिमोनेटाइजेशन के समय विराट कोहली ने क्या कहा था? ये बहुत शानदार स्टेप है। तो भाई ये चूतियापा विराट कोहली कर सकता है तो कोई और भी कर सकता है। क्रिकेटर को लर्न नहीं पता है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिशियन को घंटा नहीं पता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स समझता नहीं कि किसान कैसे जीते हैं, और किसान को पता नहीं कि पॉलिटिशियन कैसे उनकी मार रहे हैं। तो यार हर आदमी अपने अपने डोमेन में महारथी है, दूसरे के डोमेन का घंटा किसी को पता नहीं है, न ही कॉर्नर को पता है। तो ये सब बकचोदियाँ हैं जो हम सुनते रहते हैं। पर ठीक है, अब इस बारे में भी अपन ने बात कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं।
बात करेंगे जॉन जोन्स की, टॉम एस्पिनॉल की। पता नहीं क्यों ये बात हर तीसरे दिन करनी पड़ती है, बट क्या जॉन जोन्स डक कर रहा है टॉम एस्पिनॉल को? हाँ, कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे डरता है। देयर आर अदर रीजंस टू इट। ठीक है, मैं हर चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से फटाफट समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि क्या जॉन जोन्स को चैंपियन होना चाहिए हेवीवेट डिवीजन का या टॉम एस्पिनॉल को। इस बात पे कोई शक और कोई दो राय नहीं है कि टॉम एस्पिनॉल को फुल चैंपियन होना चाहिए, ना कि जॉन जोन्स को। अगर एक इंटरिम टाइटल के खिलाफ जॉन जोन्स डिफेंड करने को तैयार नहीं है आज और अभी, तो फिर ये बात नहीं होनी चाहिए। टॉम एस्पिनॉल शुड बी चैंपियन। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, क्या जॉन जोन्स डक कर रहा है टॉम एस्पिनॉल को? हाँ, बिल्कुल कर रहा है, पर उसका कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो उससे डरता है किसी भी उसमें। तो सवाल तीसरा और तोड़ता है कि आखिर क्यों डक कर रहा है। बहुत सिंपल सी बात है यार, ये फाइट की जरूरत जॉन जोन्स को नहीं है, टॉम एस्पिनॉल को है। जॉन जोन्स की लेगेसी ऑलरेडी शानदार फाइटरों से भरी पड़ी है। जॉन जोन्स अगर टॉम एस्पिनॉल को हरा भी देगा ना, तो उसकी लेगेसी में कुछ भी एक्सपांड नहीं होने वाला है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। पर अगर हार जाएगा ना, तो उसकी लेगेसी का जो प्रोवर्बियल जीरो है ना, हम सभी मानते हैं कि जॉन जोन्स कभी हारा नहीं, राइट। मैट हैमल वाली फाइट को हम हमेशा भूल जाते हैं, और हम सभी मानते हैं कि जॉन जोन्स कभी हारा नहीं। तो टॉम एस्पिनॉल से अगर वो फाइट करता है और हारता है ना, तो उसकी लेगेसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब चौथी बात जो आपको समझनी है कि जॉन जोन्स चूतिया नहीं, जॉन जोन्स को पता है कि अगर वो टॉम एस्पिनॉल के खिलाफ फाइट करेगा तो उसके हारने के चांसेस हैं, अच्छे खासे हारने के चांसेस हैं। तो ऐसी रिस्क ली क्यों जाए? अगर आज भी वो रिटायर होता है तो ही इज स्टिल बहुत सारे लोगों की नज़र में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। टॉम एस्पिनॉल से फाइट करने की ज़रूरत उसको है नहीं। बट इन सब की बातों के बावजूद अगर उसको अपना लेगेसी को दांव में लगाना है, तो वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए, अगर वो ये सब रिस्क में ले रहा है। बाय द वे, मैं आपको अपना ओपिनियन बता दूं, पीक जॉन जोन्स को कोई नहीं हरा रहा, पर इस जॉन जोन्स को टॉम एस्पिनॉल हरा सकता है। ठीक है, खैर मैं कहा था जॉन जोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए इसके लिए। अब यूएफसी क्यों देने को तैयार नहीं है? अब यूएफसी इसलिए देने को तैयार नहीं है क्योंकि यूएफसी को पता नहीं है कि यूएफसी को ये बात बिल्कुल पता है कि इन दोनों की फाइट बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, पर उसको पता नहीं है कि इन दोनों की फाइट में कितना पैसा आएगा और उसमें से जॉन जोन्स को कितना दिया जाए। आपको पता है क्यों? क्योंकि यूएफसी का बहुत सिंपल सा नियम है कि वो फाइटर्स को 17-18% देते हैं। यानी कि अगर यूएफसी की कमाई 100 रुपये होती है, तो उसमें से फाइटर को 17 या 18 रुपये जाता है। और अगर वो जॉन जोन्स को बड़ा पैसा दे देंगे ना उस पेपर व्यू में, तो फिर दूसरे फाइटर्स को देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो 17% या 18% से ऊपर चले जाए। अगर ऐसा होता है तो यूएफसी अपना ही एक नियम तोड़ेगा, जो इंटरनल नियम है जो उसके चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर ने बनाया है, राइट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बनाया है, सीएफओ ने, कि 20% क्रॉस नहीं करना चाहिए फाइटर पे कभी भी। तो आप समझ गए? तो आप समझ गए ना कि आखिर क्यों जॉन जोन्स को डिओंटे वाइल्डर मनी नहीं मिल रही है। और अगर आपको किसी को विलन बनाना है ना, तो यार मैं जॉन जोन्स को चाहता नहीं, मेरे को पसंद नहीं है वो आदमी, बट पता नहीं क्यों मेरे को डिफेंड करना पड़ रहा है। अगर आपको किसी को विलेन बनाना है ना, तो यूएफसी को बनाइए। अगर यूएफसी पैसा देगा ना जॉन जोन्स को, उसके मुंह मांगा, तो जॉन जोन्स फाइट करेगा यार। अभी नहीं कर रहा है ना, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अपने जो गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, उनमें से एक है सलीम खान साहब। उनने एक वाक्य बोला कि लोग दुनिया में तुमको हाँ कहने के पैसे नहीं देते हैं, ना कहने के ही पैसे देते हैं। इसलिए जॉन जोन्स ना कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, और जब उसको इनफ पैसे मिल जाएंगे तब वो हाँ करेगा। तो ये टैक्टिक्स होती हैं जो फाइटर्स हमेशा यूज़ करते हैं, और क्यों ना करें। यूएफसी उनको 20% पैसा भी नहीं देता है, समझ रहे हो ना। जो फाइटर को हम देखने जाते हैं, जिस फाइटर को हम चेयर करने जाते हैं, जो फाइटर हमारे एंटरटेनमेंट के लिए अपनी जान दांव में लगाते हैं, जो फाइटर अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं, उनको 100 में से 20 रुपये मिलता है। तो आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कोई भी फाइट दी जाए और वो एक्सेप्ट कर लें, भले ही वो फाइटर जॉन जोन्स हो। आई एम ऑलवेज विथ फाइटर। एनीवेज, आगे बढ़ता है। अगली खबर एक टुच्ची खबर है दोस्त, पर क्या करें, करना पड़ता है। होर्हे मासविदाल का कहना है कि वो फाइट करना चाहता है लियोन एडवर्ड्स से। और आपको याद है कि बिलाल मोहम्मद की जगह लियोन एडवर्ड्स का मानना था कि होर्हे मासविदाल को टाइटल शॉट दिया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये मैच मेड इन हेवन है। इस फाइट में कौन जीतता है कौन हारता है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आपको भी फर्क पड़ता होगा, पर दोनों फाइटर को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, और शायद लियोन एडवर्ड्स को उसकी खोई हुई इज्जत। सो लेट्स सी कि ये फाइट होती है कि नहीं होती है। मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में एक इंटरव्यू में जब क्रॉफर्ड से पूछा गया कि यूएफसी की पे में और बॉक्सिंग की पे में इन दोनों के बारे में उसका क्या ख्याल है, तो वो हंसने लगा, बोला कि बॉक्सिंग की पे से आप तुलना नहीं कर सकते यूएफसी फाइटर पे की। बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे भाई। मैं बताऊं आपको, टैलेंट के मामले में आप समझ लीजिए सबसे अच्छा फाइटर जो है हमारे पिछले 10-15 साल में, वो आप जॉन जोन्स को मान लीजिए, ठीक है।
और बॉक्सिंग की दुनिया में सबसे अच्छा फाइटर जो है उसको यूसिक को मान लीजिए। कैनेलो को लोग कहेंगे बट कैनेलो नहीं है दोस्त। क्रॉफर्ड को मान लीजिए, क्रॉफर्ड मेरे ख्याल से है। इनोवे को भी कह सकते हैं, पर चलिए ठीक है कि इनोवे को लो, क्रॉफर्ड को लो, कनेलो को तो लेना ही नहीं है। खैर खैर कनेलो को अगर लेंगे तो दूसरी बात आ जाएगी, वो स्टार है बहुत बड़ा। बट ठीक है, कनेलो को नहीं लिया हमने, ट्रिपल जी को भी नहीं लिया हमने, मान लीजिए कि क्रॉफर्ड को आप एग्जांपल ले लीजिए। क्रॉफर्ड एक ऐसा आदमी माना जाता है जो बहुत शानदार फाइटर है बट कम कैरिस्मेटिक फाइटर है, इसलिए उसको कम पैसा मिलता है। पर फिर भी बॉक्सिंग के एक ऐसे फाइटर जिसको एक्चुअली बहुत अच्छा माना जाता है पर कम पैसा मिलता है क्योंकि वो ज़्यादा कैरिस्मेटिक नहीं है, ज़्यादा वो मीडिया में नहीं आता है, ज़्यादा वो इंटरव्यू नहीं देता है, वो है क्रॉफर्ड। बट क्रॉफर्ड की आप 5 फाइट निकाल के देख लीजिए, 5 नहीं 6 या 7 फाइट निकाल के देख लीजिए अगले पिछले 7-8 साल की, और उसका जो मिनिमम पे होगा ना वो एमएमए के बेस्ट फाइटर के मैक्सिमम पे से 2 गुना ज्यादा होगा। आपको सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा, जॉन जोन्स को $10 मिलियन देने को तैयार नहीं है यूएफसी, और यूसिक और फ्यूरी अभी 50-50 मिलियन में फाइट किए हैं 2 बार, यानी कि $100 मिलियन में फाइट किए हैं। तो आप इन दोनों की तुलना तो कर ही नहीं सकते और आपको करनी भी नहीं चाहिए। और मैं भी होता तो हंसता ही उस आदमी के ऊपर जो कंपेयर कर रहा था यूएफसी पे बॉक्सिंग पे के साथ। पर मैं आपको बता दूं कि जॉन जोन्स कहीं भी टैलेंट में कम नहीं है बट क्रॉफर्ड से। जॉन जोन्स कभी भी टैलेंट में कम नहीं है यूसिक से या फ्यूरी से। जॉन जोन्स भी टैलेंट के मामले में उतना ही है बट क्योंकि वो एमएमए में है इसलिए उसको टुच्चा पैसा मिलता है, और क्योंकि पूरे एमएमए में एक ही कंपनी का कब्जा है इसलिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब सिंपल सी बात है, मैं इस बात को बोल के सारी बकचोदी खत्म करूंगा। बॉक्सिंग में 100 में से 80 रुपए बॉक्सर को जाता है और यूएफसी में 100 में से 80 रुपए मालिकों को जाता है जो कभी फाइट नहीं करते। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मुझे लगा था कि ये फाइटर पे वाली बकचोदी अब खत्म हो जाएगी इस खबर के बाद, बट क्या करूं यार, खबर नहीं खत्म हो रही तो मैं क्या कर लूं, इग्नोर कर दूं उसको? वो तो मैं कर नहीं सकता ना। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से ये खबर आई है कुछ दिनों पहले कि जैक डेला मेडेलिना को, जो कि आपके चैंपियनशिप की फाइट करने जा रहा है बहुत ही जल्द, जैक डेला मेडेलिना को अपने पूरे कैंप को अमेरिका ले जाने के लिए इतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो फंड रेजिंग कर रहा है। यार ये आपके चैंपियनशिप फाइट वाला फाइटर है, इसको भी आप इतना पैसा नहीं दे रहे कि अपना कैंप लेके जा रहे हो, इसको आप 2 टिकट दे रहे हो ताकि वो और उसका कोच आ सके। आप याद रखिए, आप जब फाइटिंग करते हैं ना, आपको याद होगा जब फाइटिंग आप कर देखते हैं तो आपको कॉर्नर में 3-4 लोग नजर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हर फाइटर को अपना कैंप चाहिए होता है। वो जो 3-4 फाइटर आपको नजर आते हैं ना, जो उसको सलाह देते रहते हैं, राइट, मुंह पोंछते हैं, पानी देते हैं, इनके अलावा 7-8 लोग और होते हैं। हर कैंप में कम से कम 10 या 11 लोग होते हैं। कारण उसका ये होता है कि आप अगर एक ऑस्ट्रेलियन है, मान लीजिए कि जैसे कि जेडेले मेडल लेना है, आप ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका फाइट करने जाते हैं तो आपका अमेरिकन कैंप तो है नहीं, तो आप ऑस्ट्रेलिया के उन लोगों को लेके जाते हैं जो आपको वहां पे मदद करेंगे, और आपको पहले जाना पड़ता है क्योंकि आपको वहां के एटमॉस्फेयर से एक्लिमेट होना है। उसके बाद आपको अपना ही कैंप का रेसलर चाहिए है, अपने ही कैंप के स्ट्राइकर चाहिए हैं जो आपके साथ वहां काम करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि आप 2 महीने का कैंप आपने ऑस्ट्रेलिया में किया है कुछ और लोगों के साथ और अमेरिका जाके वो अमेरिका वालों को किराए पे ले लो और वहां के कैंप में काम करो। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। एक एटमॉस्फेयर होता है कैंप का, एक सीक्रेसी होती है कैंप की जिसमें आप बाहर के लोगों को नहीं लाना चाहते, इसीलिए फाइटर अपने पूरे कैंप के साथ बाहर जाना चाहते हैं, और उनमें भी आप 2 लोगों की टिकट देते हो और 6 दिन का स्टे देते हो, और वो भी चैंपियनशिप फाइटर के लिए। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है जब मैं यूएफसी के खिलाफ बोलता हूँ। पता है, ये वो चूतिए लोग हैं जो अपने मालिक का पक्ष लेते हैं अपने फेलो वर्कर के खिलाफ। इन लोगों के लिए एक वर्ड यूज होता है, क्लास एनिमी। तो ये वो चूतियां हैं जिनको लगता है कि यूएफसी बहुत, क्या बताऊं यार मैं, राइट। ऑल आई वांट इज थिंग्स टू बी फेयर। मैं को जैक डेला मेडेलिना सच में इतना पसंद नहीं है, ना ही उसका कोच पसंद है, बट क्या इतनी भी डिग्निटी नहीं होनी चाहिए उनमें? उनमें क्या इतना भी डिग्निटी नहीं दे सकती यूएफसी उनको कि यार वो कैंप के लिए फंड अरेंज करें? लिटरली भीख मांग रहे हैं वो लोगों से। आपको क्या लगता है आपकी फाइट होने वाली है और हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपको ये सब बकचोदियों में टाइम वेस्ट करना चाहिए या फिर प्रैक्टिस में? यार टू बी ऑनेस्ट, यूएफसी फाइटर पे इज 100% सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। चलो ठीक है यार, मैं बंद कर रहा हूँ। खैर बंद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगली खबर भी थोड़ी बहुत इसी से जुड़ी हुई है। अगली खबर जैक स्नाइडर से जुड़ी हुई है, अगली खबर टर्की अल शेख से जुड़ी हुई है, और अगली खबर यूएफसी से जुड़ी हुई है। जैक स्नाइडर के बारे में आपको पता होगा, बहुत से लोगों का मानना है कि बहुत शानदार फाइटर है, वो सॉरी बहुत शानदार डायरेक्टर है, मूवी डायरेक्टर है। मेरा नहीं मानना है दोस्त।
आई एम नेवर एवर इम्प्रेस्ड बाय हिज मूवीज और हिज डायरेक्टोरियल स्किल्स। बट बात यह है कि ब्रॉलर नाम की एक मूवी बनाने जा रहा है जैक स्नाइडर, उसको प्रोड्यूस कौन करेगा? यूएफसी प्रोड्यूस करेगी और टर्की अल शेख प्रोड्यूस करेगा। खैर, टर्की अल शेख के पास सऊदी अरेबिया का पैसा है और खुद का भी पैसा होता है, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ खर्च कर रहा है। बट यूएफसी का पैसा फाइटर पे से, फाइटर्स के द्वारा कमाया गया पैसा है, और ये उस पैसे से फिल्म बना रहे हैं। फिल्म बनाने के लिए पैसा है, फाइटर के ट्रैवल एक्सपेंसेस देने के लिए नहीं है। आपको पता है कि वो क्यों जैक डेला मेडेलिनो को ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं दिए जा रहे हैं? इसलिए नहीं कि वो चैंपियनशिप फाइटर है, इसलिए नहीं कि वो ऐसा है या वैसा है, इसलिए कि अगर उसको देंगे तो बाकी लोगों को भी देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। बट फिल्म बनाते हैं अपन, है ना, 100-200 मिलियन फिल्म बनाने में खर्च करते हैं। वो हिट होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है, पर फाइटर को पैसा नहीं देंगे हम। एनीवेज, आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। आखिरी खबर यह है कि पैट्रिसियो पिटबुल का मानना है कि उसके लिए टाइटल शॉट से 2 फाइट दूर है, यानी कि याइर रोड्रिगेज को अगर वो हराता है तो उसके बाद उसको सिर्फ एक और फाइट करनी है और उसको टाइटल शॉट मिल जाएगा। और मेरा भी मानना है कि एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी याइर रोड्रिगेज 5th नंबर के रैंक में है। अगर पैट्रिसियो उसको हराता है तो आगे नंबर 1 या नंबर 2 उसको मिलेगा, और उसको हराता है तो उसको चैंपियनशिप टाइटल मिलना चाहिए। क्या मेरे को लेकर उम्मीद है कि पैट्रिसियो पिटबुल यूएफसी चैंपियन बन सकता है? बहुत कम चांसेस मुझे लगते हैं, क्योंकि पैट्रिसियो पिटबुल यहाँ अपने पीक में नहीं आया है। ऑलरेडी पैट्रिसियो पिटबुल का जो स्किल लेवल है वो काफ़ी फेड हो चुका है, हमें उसकी स्पीड में काफ़ी कमी नज़र आती है, उसकी पावर टेकिंग एबिलिटी में हम काफ़ी कमी नज़र आती है, तो वो इस स्टेट में आ रहा है। पर फिर भी पैट्रिसियो पिटबुल भी पिटबुल ही है, राइट। मरा हुआ हाथी भी 2 लाख रुपए का होता है। और हाँ, पैट्रिसियो पिटबुल वर्सेस याइर रोड्रिगेज की फाइट के बारे में अगर आप पूछें कि अभी बोलना हो कि गन टू माय हेड, आई थिंक पैट्रिसियो पिटबुल इज बेटर फाइटर देन याइर रोड्रिगेज। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड अबाउट इट। खैर, जब ये फाइट करीब आएगी तब इसका एनालिसिस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी, लड़ेंगे जीतेंगे। टेक केयर।